Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am here with you with lecture number 6 and we were discussing Shakespearean tragedy. Now we discussed in our previous lectures about the Greek mythology and how the Greeks and the Romans came along and they started their writings and then they had their dialogues and after that they used to perform. So that is how drama, in a way came into being. So we were touching Shakespeare earlier and we were discussing Marlowe and the contemporaries, and I hope you remember that the concept of Aristotelian tragedy should be in your mind, that it is the plot is there, the elements are there, the structure of pity and fear for any individual, for any human being, that is there. So when we come across the Shakespearean tragedies, we feel that Aristotle has done his job very very effectively, and यही सारी चीज़ें जो हैं वो आप देखते जाएंगे. हम इंशाल्लाह प्लेस भी आपको दिखाएंगे और उसमें भी आप देखेंगे कि किस तरह से जो कैरेक्टर बिल्डिंग है वो हुई है और डायलॉग्स डिलीवरी क्या है, और उससे आपको और भी अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 6, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी. लाइफ ऑफ विलियम शेक्सपियर, थोड़ा सा बैकग्राउंड इसके साथ हम चलेंगे. बॉर्न ऑन अप्रैल 23, 1564, अटेंडेड लैटिन एंड ग्रीक लेसन्स एट ग्रामर स्कूल, स्ट्रैटफोर्ड. So he did attend Latin and Greek lessons, and then Greek lessons, आप imagine करें कि जब उसने Greek lessons लिए होंगे तो obviously Greek concept of tragedy and Greek concept of drama definitely William Shakespeare के नज़र से गुज़रा होगा, और उस वक्त उसे नहीं पता था कि वो कितना बड़ा लैंडमार्क एक इंग्लिश लिटरेचर पे छोड़ जाएंगे. और शेक्सपियर को हम आज भी फादर ऑफ ड्रामा एंड फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के नाम से याद करते हैं, एंड वी डू नॉट फाइंड एनी बडी टू मैच हिम टिल दिस डे. तो आप ये देखें कि कितनी बड़ी एक अचीवमेंट है ऑफ जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, एक आम से इंसान की, लेकिन उसने जो काम किया, उसने जो एफर्ट्स डाले, वो आपके सामने हैं कि आज तक हम उनको रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं. He was influenced by natural surroundings. Elizabethan era, of course आप अपने लिटरेचर के हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ रहे होंगे कि एलिज़ाबेथन टाइम्स में क्या क्या चेंजेस आई, what were the governmental issues, what were the things which were going on, एंड क्या चीज़ें जो हैं वो इन्फ्लुएंस होती रहीं, और क्वीन एलिज़ाबेथ के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस थे. एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे और वो पीक पे अपना एंटरटेनमेंट जारी थी. सो ऑल दीज थिंग्स वर कंट्रीब्यूटिंग, एंड शेक्सपियर ऑब्जर्व्ड ऑल दी सराउंडिंग्स, और वो इन्फ्लुएंस हुआ अपनी सराउंडिंग्स से. जैसे फॉर एग्जांपल रोमियो एंड जूलियट की अक्सर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि उसमें टू फैमिलीज़ का जो टसल थी वो आई है, और then two families were against each other, and then how the children of those families got involved with each other, और किस तरह से उन्होंने love conquered the hatred of the people around them. तो ये सारी चीज़ें जो थी वो सोशल कॉन्टेक्स्ट में, एथिकल कॉन्टेक्स्ट में विलियम शेक्सपियर की केप्ट ऑन ऑब्जर्विंग पीपल अराउंड हिम, और हम यूजुअली अपनी सराउंडिंग से ही सीखते हैं. जैसा कि जिस तरह से आपको लोग जो हैं वो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं इन योर लाइफ, उसी तरह से आप उनकी पोर्ट्रे करते हैं उनको. जैसे एक ड्रामेटिस्ट होता है, अब एक ड्रामेटिस्ट जो है वो यूजुअली सेंसिटिव होता है अबाउट हिज ओन सराउंडिंग्स,
वो चीज़ों को ज़्यादा डिटेल में देखता है, ज़्यादा माइन्यूटली देखता है. सो इफ़ यू आर, इट कैन नॉट बी लर्नड फ्रॉम समवेयर. Being a dramatist or being a poet or being a historian is probably within yourself. आपके अंदर एक चीज़ होती है जो कि आपको शायरी करने पे मजबूर कर दे या आपको कुछ ड्रामा लिखने पे मजबूर कर दे. इन्फ्लुएंस अंदर से आता है और फिर आप अपने सराउंडिंग्स को पोर्ट्रे करते हैं. यू टॉक अबाउट पीपल अराउंड यू, यू टॉक अबाउट देयर सफरिंग, you talk about their happiness and you talk about their unhappiness. So वही चीज़ ड्रामे में चेंज हो जाती है और वही स्क्रीन पे आपको नज़र आती है. So these things are there. एक विलियम शेक्सपियर को भी probably he did not know that he was such a great dramatist. और उस वक्त उसने एंटरटेनमेंट की खातिर ये सब कुछ किया, क्वीन को खुश करने के लिए किया, नोबिलिटी, नोबल लोगों को खुश करने के लिए किया. और वो फिर फेमस होता चला गया और फेम जो था वो उसको बहुत मिला और आज तक वो हम उसको याद करते हैं. At the age of 14, he left school and supported his family by working as a lawyer's clerk. So his own life was also a very tough one. At the age of 14, he left school because of course he could not afford it, and there were things going on in his family which required his help. और अपने financial problems की वजह से he started working as a clerk for a lawyer. अब यहाँ पे एक ये और observation है कि he was working for a lawyer, तो lawyer के पास बहुत सारे social issues आते होंगे और ये issues जो हैं he would be listening to them, he would be observing people coming to the lawyer with their problems, with their grievances, with their unhappiness. तो इसी तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने आएंगी कि विलियम शेक्सपियर जो था वो अपनी सराउंडिंग से किस तरह से लर्न कर रहा था और इन्फ्लुएंस हो रहा था. सो सिटिंग विद द लॉयर made him think about a lot of troubles of people who were around him, who were facing all these troubles. तो ये सारी चीज़ें जो थी वो उसने बहुत सारी ऑब्जर्व की. एंड ही जॉइंड द थिएटर एज एन ऑड जॉब मैन. सो उसने थिएटर ज्वाइन किया, ऑड जॉब्स कर रहा था थिएटर में. जैसे आपको एग्जांपल दूं, कुछ एक्टर्स, आजकल के बड़े मशहूर एक्टर्स जो हैं उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में किस तरह से अपनी जगह बनाई. उन्होंने छोटे छोटे काम करके और जॉब्स करके अपनी बहुत बड़ी सारी जगह फिल्म इंडस्ट्री में बना ली. जैसे फॉर एग्जांपल आपके कोई इस तरह से इंडिविजुअल्स हैं जो कि अच्छे एक्टर्स हैं, बिग एक्टर्स हैं, उनको आप असिस्ट कर रहे हैं, यू नो, हेल्पिंग देम इन देयर गाउन्स और हेल्पिंग देम इन देयर मेकअप्स. और यूजुअली इसी तरह से होता है कि किसी दिन कोई एक्टर नहीं आया या सडनली छोड़ के चला गया, तो आपने कैमरे के पीछे जो इंडिविजुअल है, डायरेक्टर ने उसको देख लिया और उसे ऑब्जर्व कर लिया कि मे बी ही विल बी फिट फॉर दिस मूवी और फॉर दिस ड्रामा. तो आप ये देखेंगे कितनी इंटरेस्टिंग सी ये बात है कि you know, you get a chance to become an actor, to come in front of the screen from behind the screen. तो ये बड़ा interesting एक aspect है. So this is what happened with William Shakespeare. He was in the school, and then he left the school, worked with the lawyer, discussed the social problems, social issues of individuals or human beings. और उसने ऑब्ज़र्व किया कि लोग किन किन प्रॉब्लम्स के साथ लॉयर के पास आते हैं और अपनी डोमेस्टिक वरीज बताते हैं, शेयर करते हैं. सो ही वाज लर्निंग स्टेप बाय स्टेप, एंड यही सारी चीज़ें उसने अपने
जो प्लेज हैं उनमें डिपिक्ट की. सो ही वॉज थिएटर उसने ज्वाइन किया एज ऑड जॉब मैन. He worked with other writers and revised old plays. So usually उसने किन के साथ काम किया, दूसरे राइटर्स के साथ काम किया, दूसरे जो प्ले राइट्स थे ऑफ दैट टाइम. ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 5 में. वी हैड अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ पीपल हु वर राइटिंग एट दैट टाइम. दो उनके इतना सिग्निफिकेंट काम नहीं है लेकिन है बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग. सो शेक्सपियर स्टार्टेड रिवाइजिंग दैम और उसको क्यूज मिलते चले गए, उसको आइडियाज़ मिलते चले गए, उसकी थिंकिंग जो थी बड़ी फर्टाइल होती चली गई कि ये ड्रामा किस तरह बन सकता है. सो ही वॉज ग्रोइंग एंड सेल्फ लर्निंग प्रोसेस एक उसका चल रहा था. हिज लास्ट प्ले वॉज द टेम्पेस्ट. टेम्पेस्ट उसका आखिरी प्ले था. ही लिव्ड अ क्वाइट कंट्री लाइफ एंड ही मेड नो अटेम्प्ट टू कलेक्ट और पब्लिश हिज वर्क. उसने अपने वर्क्स जो थे वो पब्लिश नहीं किए और उनको कलेक्ट भी नहीं किया. He died in April 23rd, 1616. So he never knew how famous he was and how his works would be a piece of complete art and treasure for English literature. और उसने बस अपनी स्ट्राइड में वो लिखता चला गया, ऑब्जर्वेशंस लिखता गया, लोगों के आइडियाज़ देता गया और दूसरे राइटर्स के आइडियाज़ प्लेज रिवाइज करता गया. एंड दैट इज़ हाउ ही केम अलॉन्ग. द एलिज़ाबेथन थिएटर. द एलिज़ाबेथन थिएटर, large wooden sheds, a flagstaff on the roof surrounded by a trench, stood along the bank of the Thames, created a lot of noise. By 1633, there were 19 permanent theatres in London. So imagine Elizabethan theatre, wooden shed था बड़ा सा. और ये मैंने लास्ट टाइम आपको पिक्चर भी दिखाई थी कि थिएटर किस तरह का था. वुडन उसकी सराउंडिंग्स थी. फ्लैग स्टाफ, रूफ पे एक फ्लैग स्टाफ था और ट्रेंच सी बनी हुई थी. and they stood usually along the bank of the river Thames. और ये नॉइज़ बहुत करते थे ऑब्वियसली, बहुत शोर शराबा एंड बहुत सारा म्यूज़िक और बहुत सारी ये चीज़ें थी जो कि चलती जा रही थी. तो वो वहाँ पे बहुत सारी नॉइज़ क्रिएट हुआ करती थी. There were no tickets. Private theatres were more luxurious, being fully roofed and seated. So there was a difference कि टिकट्स कोई नहीं थे उनके, लेकिन प्राइवेट थिएटर्स जो थे वो ज़्यादा लग्जूरियस थे एंड दे वर फुली रूफ्ड एंड सीटेड. फुली रूफ्ड थे, रूफ उनका बना हुआ था फुली, और सीटिंग हुई हुई थी और लग्जूरियस थे बिकॉज ऑफ फॉर द नोबिलिटी, बिकॉज ऑफ द रिच पीपल एंड फॉर द क्वीन एज वेल. क्वीन के लिए तो आई गेस ये परफॉर्मेंस पैलेस में ही करते थे because queen would of course not move out. So theater उसके पास जाएगा, queen theater के पास नहीं आएगी. तो इसलिए ये था. और जो nobility थी वो उनके लिए luxurious, वो उनको theaters provide किए गए. The public theaters were open to the sky. अब public theaters में roof नहीं था. An amount of 5 pence was given for public theaters. 12 shillings were given to take a seat. So अब उन्होंने जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम बताया कि अर्निंग्स ड्रामा से शुरू की. पहले क्या था, इन ग्रीक्स, इन रोमन टाइम्स, अर्ली ज्यूज़, अर्ली क्रिश्चियनिटी, जब ये रिलीजियस प्लेज वगैरह ये सब हो रहे थे, तो उस वक्त देवर ओपन, ऑल ओपन फॉर पब्लिक एंड एनीबडी कुड कम एंड सी देम, वॉच देम. बट देन आफ्टरवर्ड्स कॉस्ट्यूम्स के लिए और सीनरी के लिए और म्यूज़िक के लिए इनको पैसों की ज़रूरत पड़ी. दे वांटेड टू हैव मोर मनी एंड दैट इज़ हाउ इट वर्कड आउट कि ये अर्निंग्स अपनी जो थी वो स्पेक्टेटर्स से लेते थे. सो अमाउंट ऑफ 5 pence फॉर पब्लिक थिएटर एंड 12 shillings when you would be given a seat. So this is how it was working.
प्राइवेट और पब्लिक थिएटर्स में डिफरेंस था। Okay, very interesting. No woman ever appeared on the stage. Something which is very unique. Women were not actors at that time, and they did not appear on the stage. So औरतों के parts भी males ही किया करते थे, आदमी का performance देते थे. Very few went to see the performance. और performance देखने भी बहुत कम लेडीज जाया करती थी। शेक्सपियर्स कंपनी गेव स्पेशल परफॉर्मेंसेस फॉर द क्वीन, और शेक्सपियर की कंपनी ने स्पेशल परफॉर्मेंस क्वीन के लिए परफॉर्म किया करता था। और वहाँ पे भी यही था कि मेल डोमिनेटिंग ज़्यादा था सिनेरियो। women were not given that much of liberty to go out and see the theatres or even perform in them. तो परफॉर्मेंस तो बड़ी दूर की बात है, वो उनको देखने भी नहीं दिया जाता था। लिटिल सीनरी वॉज यूज्ड एट फर्स्ट, देन पेंटेड सीनरी अपीयर्ड। सो थोड़ी सी सीनरी आई, लेकिन उसके बाद फिर पेंटेड सीनरीज बनने लगी, जैसे आपके बिलबोर्ड्स होते हैं उस तरह से ये पेंटेड सीनरी आनी शुरू हुई। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने रेन, थंडर स्टॉर्म वगैरह दिखाना है तो क्लाउडी पीछे से हो जाएगा, रेन ड्रॉप्स पेंटेड होंगे, और इस तरह से साउंड, थंडर की साउंड हो जाएगी, और लाइटनिंग का कुछ थोड़ा सा इफेक्ट आ जाएगा। सो इस तरह से इन्होंने ये स्टार्ट किया। एंड देन अगर आपने स्प्रिंग टाइम दिखाना है तो दे वुड बी फ्लावर्स एंड दे वुड बी ब्रीज एंड कलरफुल सीनरी पीछे पेंट हुई भी होगी। सो इस तरह से पेंटिंग्स शुरू हुई। अब तो आप देखें कि ग्राफिक्स हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो है वो आपके ड्रामास जो है वो यूज़ होते हैं, और वहाँ पे सीनरी जो है वो चेंज हो जाती है। एंड हाई टेक टेक्नोलॉजी हैज़ मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बट इमेजिन at that time with so little things to care for, और बहुत कम उनके पास कैपेसिटी थी, तो उस ज़माने में भी इन्होंने कितना काम किया। अब एक पेंटिंग या पिछली एक सीनरी बनाने में कितना वक्त लगता होगा। सो पेंटर्स लोगों को आर्टिस्ट भी मिल गए, और उन्होंने भी कुछ पैसे लेने शुरू किए फॉर देयर सीनरी। सो इट बिकेम काइंड ऑफ एन अर्निंग सीन फॉर देम, कि उनकी अर्निंग्स भी इसमें होने लगी। एंड देन दे बिकेम वेरी हैप्पी, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आपको किसी चीज़ की रेम्यूनरेशन मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं, तो आप बड़ा खुश होकर उसको करते हैं, बिकॉज आपके घर की नीड्स जो हैं वो पूरी हो रही होती हैं। सो दैट्स अ बेसिक ह्यूमन साइकी। तो उसके ऊपर ही सीनरीज बनाने में बड़ा टाइम भी लगता होगा ऑब्वियसली। एक एक फ्लावर पेंट करना या एक एक क्लाउड पेंट करना वुड बी डिफिकल्ट। सो दिस इज व्हाट द अर्ली थिएटर वाज लाइक। उसके बाद स्पेशल कॉस्ट्यूम्स वर इंट्रोड्यूस्ड। सो कॉस्ट्यूम्स वर इंट्रोड्यूस्ड, स्पेशल कॉस्ट्यूम्स वर देयर, एलैबोरेट किस्म के, उन पे स्टिचिंग। अब स्टिचिंग देखेंगे वो भी हैंड स्टिचिंग होगी, तो कितना टाइम उस पर लगता होगा, उस पर सीक्वेंस डालने में, या उस पर एम्ब्रॉयड्री करने में, या लेयर्स ऑफ ड्रेसेस बनाने में। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो उस टाइम पे कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा और कितना एफर्ट लगता होगा। अब तो हम बाज़ार जाते हैं, वी बाय अ ड्रेस एंड वी वेयर इट एनीवेयर, बट यहाँ पे स्टिचिंग करनी, उसकी केयर करनी, उसको बड़े केयरफुली बनाना बाय हैंड, तो ये एक प्राइज्ड किस्म के कॉस्ट्यूम्स डेफिनेटली होंगे। एंड देन क्वीन वुड बी पेइंग फॉर देम। खुश होके क्वीन ने अपना कोई ड्रेस दे दिया, या उनको पैसे ज़्यादा दे दिए, तो वो ड्रेसेस के लिए, सीनरी के लिए और म्यूज़िक के लिए यूज़ होते थे। सो आई होप यू गेटिंग द पिक्चर के मिनिमम कैपेसिटी में इन लोगों ने कितना मैक्सिमम काम किया, और रिसोर्सेज बहुत कम थे, एंड स्टिल
they did so well and they did a fantastic job. Music, fireworks and guns. Obviously फिर music start हुई, fireworks use हुए कि खुशी का टाइम है तो वो fireworks वो blow out करते थे और ये बड़ा जो था वो मज़े का होता था. And guns were there to show wars and animosity among people या murder या कोई इस तरह की चीज़. Then started the characterization. अब characterization शुरू हुई और इसी तरह से फिर epic quality आई उसके अंदर, फिर dialogues आ गए. So characters different लोगों को मिलने शुरू हुए. पहले earlier हमने पढ़ा था कि one character play था, फिर two characters dialogues है, पहले monologue फिर dialogue और उसके बाद फिर characterization, फिर epic quality इसमें आ गई. They were longer plays like extending to 2 to 3 hours, 4 hours और इस तरह से लोग जो थे वो entertain हुए. Alexander Pope says about Shakespeare, nor does he only excel in the passions. In the coolness of reflection and reasoning, he is full as admirable. His sentiments are not only in general the most pertinent and judicious upon every subject, but by a talent very peculiar, something between penetration and felicity, he hits upon that particular point on which the bent of each argument turns, or the forces of each motive depends. So Alexander Pope says this. He says about the quality of Shakespeare that he not only excels in passion, उसके डायलॉग्स जो होते थे शेक्सपियर के बड़े कंपैशनेट, बड़े स्ट्रॉन्ग, बड़े फीलिंग के साथ होते थे. एंड आई होप आप किंग लियर में ये देखेंगे. इन द कूलनेस ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रीजनिंग ही इज़ फुल एज एडमिरेबल. सो रिफ्लेक्शन एंड रीजनिंग बहुत ज़्यादा वो करता है. His sentiments are not only in general the most pertinent and judicious upon every subject. He does justice to every individual in his character. जैसे for example King Lear को हम लेते हैं. King Lear has 3 daughters and he divides his kingdom into these daughters and his first daughter जो है उसको वो देता है second को, और third वाली जो है उनके लिए उन्होंने एक छोटा छोटा सा टेस्ट रखा हुआ होता है किंग ने. तो किंग जब कॉर्डेलिया से पूछता है कि how much do you love me, how can you measure my love, so she says I can measure it to nothing. तो ये बहुत बड़ी और बहुत गहरी बात थी कि फादर के लिए लव तो मेजर ही नहीं किया जा सकता. But King Lear did not understand this and he banishes his daughter. So in that sense he says और उसके बाद जो किंग लेयर के साथ हुआ जब उसने अपनी 2 बड़ी डॉटर्स को किंगडम डिवाइड कर दी and how they started behaving with him. So ये बड़ा जस्टिस हुआ कि किंग लेयर को फिर समझ में आया कि मेरी बेटी जो कॉर्डेलिया थी वो सच कहती थी and she was true to her words. शेक्सपियर का टैलेंट बहुत peculiar है, बड़ा different है, and something between penetration and felicity. Okay, so you are obviously and definitely touched by Shakespeare's ideas and thinking. He hits upon that particular point on which the bent of each argument turns, or the forces of each motive depends. So वो ये सारा कुछ करता है और उसके पॉइंट ऑफ टर्निंग जो हैं वो बड़े प्रिसाइज, बड़े ठीक होते हैं. किंग लियर में आप देखेंगे कि उसकी जो बड़ी बेटियां हैं गॉनरोल एंड रीगन, उनके साथ भी कुछ अच्छा नहीं हुआ. सो लाइफ साइकिल जो है वो टर्न करती है. लाइफ टेक्स इट्स कंप्लीट टॉल ऑन यू, और व्हाट यू सो शैल यू रीप वाली जो बात है वही सामने आती है कि जैसा आप बोगे वैसा ही आप काटोगे. तो
And a good turn done to somebody comes back as a good turn to you. और a bad turn किसी के साथ कोई ज़्यादती या कोई बुराई कर देना तो वो भी आपके सामने आ जाता है. It comes back to you. So this is basically what happened over here कि शेक्सपियर जो है अपने प्लेस में बहुत जस्टिस करता है, बहुत पोएटिक जस्टिस हो जाता है कि जैसा भी एक बंदे ने बिहेव किया वैसा ही उसके सामने आया. उसने अच्छा किया तो अच्छाई उसके सामने आई, उसने बुरा किया तो बुराई उसके सामने आई. तो ही डिपेंड्स मोस्टली ऑन पोएटिक जस्टिस. एंड यही चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा हिट करती हैं, बहुत ज़्यादा हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि इफ़ यू डू समथिंग रॉन्ग विद समबडी, someday or the other it is going to be returned to us. तो इस बात से बहुत डरना चाहिए कि आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो आपके साथ कल आपके साथ भी बुरा हो सकता है. और यही सोच के इंडिविजुअल्स में चेंज देयर थिंकिंग, अपनी थिंकिंग वो चेंज थोड़ी सी कर सकते हैं और पॉजिटिव उसको बना सकते हैं ताकि लोग उनसे हर्ट ना हो. And then the whole community, the whole society will have a very positive effect on our surroundings. तो अच्छाई का रिवॉर्ड अच्छाई और बुराई का रिवॉर्ड बुराई जो है वो इसकी शेक्सपियर की जो ड्रामास हैं उनमें बहुत इफ़ेक्टिव होता है. Introduction. William Shakespeare started writing tragedies because he thought the tragic plot used by other English writers were lacking artistic purpose and form. So you see, he was learning and he obviously gave an improved version of whatever it was in his hands at that time. जो चीज़ें उसके हाथ में दूसरे लोगों की थी उनको उसने सोचा कि मैं इनको बेहतर प्रोड्यूस करके देखूं और बेहतर तरीके से इनको आगे लेके जाऊं. सो दैट इज़ व्हाट हैपेंड कि ट्रैजिक प्लॉट्स को उसने रिवाइज किया और उनमें आर्टिस्टिक पर्पस एंड फॉर्म वो लेकर आया. लाइक फॉर एग्जांपल मैकबेथ में आप ये देखेंगे कि लेडी मैकबेथ जो है वो शी कीप्स ऑन वॉशिंग हर हैंड्स. सो साइकोलॉजिकल उसको प्रॉब्लम हो जाती है और वो उसके अंदर गिल्ट इतना ज़्यादा होता है ऑफ द मर्डर तो वो अपने हाथ ही धोती रहती है. तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, थोड़ी थोड़ी सी डिटेल्स. देन रोमियो एंड जूलियट में बहुत पोएटिक स्टांसेस हैं. एक हमने छोटा सा एक्सट्रैक्ट डिस्कस भी किया था लास्ट टाइम जब रोमियो was telling Juliet about his love for her. So these things were continuing and artistic purpose and form Shakespeare introduced. He used the fall of a notable person as the main focus in his tragedies. So in his tragedies the main protagonist is a very noble person of a high strata in the society. King Lear is a king, Hamlet is a prince, Macbeth में Lady Macbeth जो है वो she is a duchess और बाकी plays में भी इसी तरह से Othello himself is a noble person. तो इसी तरह से उसने higher strata के लोग लिए so that their tragedy may have some kind of an effect on individuals. Like for example पहले भी हमने ये डिस्कस किया कि कॉमन मैन के साथ कोई ट्रेजेडी या कोई चीज़ हो जाती है तो वो आपको इतना इफ़ेक्ट नहीं करती, जबकि एक कोई नोबल, कोई हायर स्ट्रेटा का इंडिविजुअल, कोई हायर सोसाइटी का इंडिविजुअल जिसके साथ के कुछ मिसहैप हो जाए तो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है on the people who are watching it or on the people who are observing it. तो यही उसने भी किया कि they were noticeable people in his tragedies. Suspense and climax were an added attraction for the audience.
ऑडियंस के लिए सस्पेंस क्रिएट किया गया, और क्लाइमेक्स एट द एंड बहुत लॉन्ग इलोंगेटेड स्पीचेस और बड़ा फोकस किस्म का वो उसमें स्ट्रक्चर और इस तरह से वो सारा कुछ जो था वो क्रिएट किया गया, और सस्पेंस और क्लाइमेक्स के अकॉर्डिंगली ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन हिज प्लेस. His work was extraordinary in that it was not of the norm for the time. So norms, traditions वगैरह से थोड़ा हटके उसने काम किया. A reader with even little knowledge of his work would recognize one of the tragedies as a work of Shakespeare. So Shakespeare की बड़ी marked distinction है, वो stand out करता है, और किसी ने अगर ना भी पढ़ा हो तो भी वो शेक्सपियर की लाइंस को देख के कहेगा कि ये शायद शेक्सपियर की लाइंस हैं, बिकॉज उसके अंदर बहुत डिफरेंस है, बहुत यूनिकनेस है, बहुत ड्रामेटाइजेशन बहुत ज़्यादा है और बड़ा इंटरेस्टिंग है. सो शेक्सपियर ट्रैजिक प्लॉट्स उसने पिक किए, आर्टिस्टिक पर्पस और फॉर्म उसमें लाया, नोटेबल individuals, higher strata के लोग, suspense and climax, and then attraction for the audience, and then different things happening, extraordinary things happening, ताकि लोग उसको interest से देखें और उसको appreciate करें. A hero today is seen as a person who is idealized. Nowadays, a hero does not have the wealth or certain political beliefs, but instead can be regarded as a hero for his or her actions and inner strength. So, एक हीरो आइडियलाइज किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कायदे आज़म को आइडियलाइज करते हैं, ही इज़ अ हीरो, नेशनल हीरो, और इसी तरह से उसके पास ज़रूरी नहीं है कि वेल्थ हो या पॉलिटिकल बिलीव्स हो, बट ही कैन बी हैव अ लॉट ऑफ इनर स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, decency of personality, ethics, values, ये सब चीज़ें उसके अंदर हो सकती हैं. However, in the plays of Shakespeare, the tragic hero is always a noble man who enjoys some status and prosperity in society, but possesses some moral weakness or flaw which leads to his downfall. You remember हमने हमार्शिया की बात की, tragic flaw. So इन सब लोगों में, शेक्सपियर के सारे हीरोज़ में we will see the individual is noble but he has some weakness और moral flaw या कोई उसके अंदर drawback ज़रूर है, और वही drawback उसकी downfall का जो है वो purpose बनता है. External circumstances such as fate also play a part in the hero's fall. Evil agents often act upon the hero and the forces of good, causing the hero to make wrong decisions. Innocent people always feel the fall in tragedies as well. So, again external circumstances उसने दिए कि किस तरह से जो हैं लोग वो affect होते हैं fate से. आपकी luck बहुत बाज़ दफ़ा बहुत काम करती है, आपके circumstances altogether change हो जाते हैं by a slight change of fate. Like for example, छोटी सी example है कि आपने exam की बहुत अच्छी तैयारी की, लेकिन on the exam day आप बीमार हो गए, आप वो exam दे ही नहीं सके, तो यहाँ पे आपका luck, fate काम करता है. So इसीलिए कहा जाता है कि you should do your best and hope for the best as well, कि आपके साथ अच्छा हो, आपके साथ जो है वो पॉजिटिव चीज़ें हो. तो हमेशा ये दुआ करनी चाहिए, अपने से प्रे करना चाहिए कि आप जितना भी एफर्ट कर रहे हैं वो जो है वो आपके
किस्मत भी आपका साथ ज़रूर दे। सो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस हैं। फिर ईवल एजेंट्स हैं, कुछ शेक्सपियर के मैकबेथ में ईवल एजेंट्स हैं, और हमार्शिया है, ट्रैजिक फ्लॉ है हीरो का। एक्सटर्नल फोर्सेस भी हैं जो कि आपको रॉन्ग डिसीजन लेने पे मजबूर करती हैं, जैसे किंग लियर ने कॉर्डेलिया को निकाल दिया, और वो उसकी बहुत क्लोजेस्ट, बहुत लाडली बेटी थी, एंड देन ही द सर्कमस्टांसेस ही फेस्ड वर वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ही हैड एक्सपेक्टेड, कि उसकी जो बड़ी बेटियां हैं वो उसके साथ कैसा सलूक करती हैं। So all these things were going along together. The four most famous Shakespearean tragedies are King Lear, Hamlet, Othello and Macbeth. So इसमें से King Lear और Hamlet हम करेंगे, और Othello और Macbeth का आप ज़रा कुछ थोड़ा सा देख लीजिएगा on your own। वही बात है कि मैं हर दफ़ा आपको बहुत सारी पढ़ाई के लिए कह देती हूँ, तो यही हमारा काम है। लिटरेचर में मास्टर्स करना इजी नहीं होता, और बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो ये देखिए, मैं पीछे आपको थोड़ा सा ले जाती हूँ कि नोटेबल इंडिविजुअल्स हैविंग सस्पेंस क्लाइमैक्स एंड देन ट्रेजेडी स्ट्राइकिंग देम। हीरोज़ हैं और उनका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, और उसके बाद फिर आपके एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस हैं, हमार्शिया है, इंटरनल फ्लॉ है। वो सारा कुछ जो है वो शेक्सपियर ने डेवलप किया। बेसिक आइडिया प्रॉबेबली उसने प्रीवियस राइटर्स से ही लिया, बट हाउ ही इम्प्रोवाइज्ड ऑन इट, उसके अंदर उसने क्लाइमैक्स, उसके अंदर मोर अट्रैक्शन, मच मोर एक्टिविटी, पावरफुल डायलॉग्स, और किस तरह से ये सारी चीज़ें उसने डेवलप की, ये बहुत ही किसी जीनियस का काम था। Hamlet, element of poetic justice. Hamlet is about an emotionally scarred young man trying to avenge the murder of his father, the king. The ghost of Hamlet's father appears to Hamlet, telling him that he was murdered by his brother, Claudius, who has now become the king. Claudius has also married Gertrude, the old king's widow, and Hamlet's mother. So यहाँ पे एक situation है, which is a very very tricky and very critical situation for a son to learn that his father has been murdered and his mother was also included in the plot, because she had a relationship with her husband's brother Claudius, and they both made a plan to kill the king, and Claudius marries the king's wife Gertrude, Hamlet's mother also, and how the ghost of Hamlet's father comes to him and says that I have been murdered and you have to take my revenge. So ये स्टोरी है बड़ी यूनिक, और ऐसे प्लॉटिंग और इस तरह की चीज़ें उन टाइम्स में यू नो क्वींस एंड किंग्स के टाइम्स में ये सब चीज़ें होती थी, बिकॉज there were clashes between people for position, for post. वज़ीर जो थे वो आपस में लड़ते रहते थे, और किंग्स आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे। किंग्स के जो क्लोजेस्ट लोग थे वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा यू नो अफेक्ट करते थे एक दूसरे को। सो ऑल दीज थिंग्स वर गोइंग ऑन, एंड दिस इज़ हाउ थिंग्स वर हैपनिंग। और यही चीज़ें शेक्सपियर ने अपने ड्रामास में पोर्ट्रे की। सो अगेन आई वुड से कि हैमलेट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्ले है, और उसमें जो हैमलेट की फीलिंग्स हैं, उसके जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो वो सोचता है कि माई ओन मदर यू नो डिड दिस टू एंड शी किल्ड माई फादर, और ये बड़ा उसको कभी ये बात समझ नहीं आती है कि ऐसा आखिर मेरी माँ ने क्यों किया।
So उसका problem जो है वो psychological aspect से Hamlet is a very very strong character. Hamlet is appalled by his mother's actions and by what the ghost tells him about Claudius's cold-blooded murder of his own brother. To buy time to plot his revenge, Hamlet takes on an Attic disposition, acting like a madman and alienating himself from the young woman he loves, Ophelia. Finally, his opportunity to publicly reveal Claudius's guilt comes when a troupe of actors come to Eleanor. So ये सारा कुछ हुआ कि Hamlet wanted to get to the roots of things and then उसने सोचा कि मैं एक्टिंग करता हूँ कि मैं पागल हो गया हूँ. I am not in my senses. So this mad person's psyche और उसके डायलॉग्स आप देखें कितने ज़्यादा पावरफुल हैं और ये भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे. And we will see even he gives up his beloved. उसको वो छोड़ देता है क्योंकि जाहिर है कि उसको एक बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क करना है. उसने क्लॉडियस की ट्रू फेस रिवील करना है और अपनी मदर को भी एक सबक सिखाना है और इस तरह से वो पब्लिकली उनको रिवील करता है. Hamlet gets them to stage a play which parallels the murder of his father. The play itself reveals that Hamlet knows the truth about his father's death. The king's horrified reaction reveals his guilt. So, king जो है, present king जो है, वो guilty हो जाता है because इतने true sense में Hamlet की जो है वो portray उसने किया है कि तुमने ही मेरे father को किस तरह से murder किया. Furious and alarmed, Claudius decides to send Hamlet to England with orders secretly demanding Hamlet's death. The Hamlet confronts his mother about her role in his father's murder and her marriage to Claudius, which Hamlet sees as incestuous and a betrayal of his father, of course. As tempers, emotions and voices rise, Hamlet hears a noise from behind the arras tapestry in the room. So what happens? Thinking Claudius is in hiding, Hamlet thrusts his sword through the tapestry, killing Polonius, an agent of the king, and the father of Ophelia and her brother Laertes. So unknowingly, Hamlet जो है वो किसी और का murder कर देता है, thinking that Claudius is there, and he is so much full of hatred for Claudius, of course, कि वो अपनी sword निकाल के वो उसको attack करता है, but it is Ophelia's father who dies. The ship on which Hamlet travels to England is boarded by a band of pirates who release him, but not before Hamlet substitutes his own death order with an order for the execution of his friends who were taking him to his death. Hamlet returns to Denmark just in time to see the funeral procession of Ophelia. So in the meantime, Ophelia dies, जो कि drown हो गई थी. It is suspected that Ophelia's death is a suicide. Hamlet is confronted by Laertes, who holds him responsible for the death of his father and his sister. So Hamlet gets into another kind of a dilemma, another kind of a problem, in which he has accidentally murdered Ophelia's father, and Ophelia dies, commits suicide because of the sadness, of the unhappiness of losing a person whom she loved, that meaning Hamlet, and of losing her father, who is also killed by Hamlet in as a wrong gesture. So confusion में Hamlet ने ये सारा कुछ किया और उसके बाद जो scene था वो change होता चला गया. So complexity of scenes and complexity of characterization is a big forte of Shakespeare. और Laertes उसको confront करता है because he thinks that Hamlet of course is responsible for his father and his sister's death. A sporting duel between Hamlet and Laertes is set up,
but Laertes poisons the tip of his sword in order to kill Hamlet during the fight. So Laertes क्या करता है, अपनी sword की tip जो है उसको poison कर देता है. You will see कि शेक्सपियर के plays में बहुत poison का बड़ा जिक्र है और बहुत ही murders and killings भी बड़ी extravagant किस्म की killings हैं. Claudius too wants to take no chances and he prepares a poison cup for Hamlet to drink from. During the fight, Gertrude accidentally drinks the poisoned cup and collapses. The sword of Hamlet and Laertes are switched, and both Hamlet and Laertes are mortally wounded. Before he dies, however, Hamlet stabs Claudius and also forces him to swallow the poisoned drink. So Hamlet खुद तो मरता ही है लेकिन अपना revenge ले लेता है, and there is a big destruction in the state of Denmark, and the queen dies, Ophelia dies, Laertes dies, Claudius dies, Hamlet himself dies. So end जो है इन plays के बड़े dramatic, बड़े forceful, बड़े rich in action हैं. Then we come to Othello. Othello, a Moor serving as a general in the military of Venice, is victimized as a result of his love for Desdemona, the daughter of a Venetian statesman. The villain of the play is Iago, a career military man who plots revenge against Othello, Desdemona and Michael Cassio, because Othello has promoted Cassio to lieutenant, a position to which Iago feels he is entitled. So again, position or status, consciousness, or love for woman, and all these things dramatized and dramatic situations create हुई भी हैं. Othello's elopement with Desdemona sets in motion a long line of devious scams orchestrated by Iago. The action of the play moves to Cyprus, where an anticipated military battle is over before it begins. Iago manages to get Cassio drunk at a celebration where he had strict orders to refrain from drinking and to be on guard. When a fight breaks out against set up by Iago and the alarm bell is rung, Othello angrily strips Cassio of his title of lieutenant. So Othello जो है उससे उसका title ले लेता है because he is not worthy of it right now, because what he is doing is that Iago has tried to kill Cassio and made him drunk, and that is what is basically something which is alarming for him. Cassio is devastated and humiliated by Othello's action, and Desdemona intervenes on his behalf to convince Othello that Cassio's punishment does not fit his crime. At the same time, Iago begins to imply to Othello that Desdemona is having an affair with Cassio. So, creating suspense, mystery, misunderstandings between the people. Iago continues to manipulate Othello, raising his suspicion until he is in a jealous rage. At the same time, Iago is also manipulated both Desdemona and Cassio. At Iago's prodding, Othello demands that Desdemona produces a handkerchief which was Othello's first gift to her, and which he has caused to be dropped during his first fit of rage. Desdemona cannot comprehend Othello's fury and his public mistreatment of her. The handkerchief actually has fallen into Iago's hands, given to him unwittingly by his wife Emilia, Desdemona's lady-in-waiting. Iago has managed to plant it in Cassio's chamber as evidence of the affair between Cassio and Desdemona. So that particular handkerchief is placed at Cassio's chamber, and then Othello discovers that Desdemona is not being faithful to him, and that is how the rage evolves. Othello becomes convinced that Iago is right about Desdemona and Cassio and vows that Desdemona must die. Iago promises to take care
of Cassio for him. So there is death lingering on. In the final act of the play, Othello awakens the sleeping Desdemona with a kiss and finally accuses her outright of infidelity. Although she denies any involvement with Cassio, of course उसे पता ही नहीं, and swears her love for her husband, Othello refuses to believe her, suffocating her with a pillow. Emilia enters the bedchamber and insists to Othello that Desdemona was a faithful wife. Emilia soon realizes that the villain behind the false accusation is her own husband. When she defends Desdemona's honor and blames her husband to the officials who gathered at the scene, Iago stabs her in the back and escapes in anguish. So you see a lot of drama taking place, misunderstandings, death, poison, killings, all these things combined together. Othello kills himself, asking that he be remembered as one who once did good service for Venice, and one who loved not wisely but too well. He did not love wisely because he should have trusted his wife and he should have taken care of what she was telling him. In an unusual twist for a Shakespearean tragedy, the true villain Iago does not die at the end, although he is to be taken away and tortured. So there is another twist कि Iago जो है उसकी डेथ शेक्सपियर ने नहीं लिखी, उसका टॉर्चर लिखा. So again a very different concept in his mind. Then we come to Macbeth. ये सारे ड्रामास के एक्सट्रैक्ट थोड़े थोड़े मैं आपसे शेयर कर रही हूँ so that you know the gist and you know the summary of these plays and you are able to correlate them. Macbeth is about a noble warrior who gets caught up in a struggle for power. Supernatural events and Macbeth's ruthless wife plays a major role in his downfall. The play begins by immediately linking Macbeth to the forces of evil and the supernatural in the form of 3 witches. Macbeth has demonstrated his bravery and loyalty by leading King Duncan's armies to victory over the forces of a scheming traitor. Shortly afterwards, he and his friend Banquo are confronted by the witches who tell him that he will be given the title of Thane of Cawdor and will become king. So Macbeth में थोड़ा सा supernatural effect है with the witches coming in and singing their own particular song. So imagine उनकी scenery कैसे create की गई होगी, or with their black dresses with long hats and a very unusual kind of a makeup, and how they would be portraying the character of witches. The witch's message to Banquo is not clear. He will be lesser than Macbeth but greater, and his sons will be kings. Macbeth takes the witch's statement as true when he is given the title of Thane of Cawdor as a reward for his valor in battling. So he has been awarded with the title, but he is a bit confused about things. Macbeth realizes that the only way he can become king is to kill Duncan. So again, killing for power, for position and for status, and he is torn between his ambition and his fear that one murder will lead to many others. So you see, very interestingly said कि एक गलती करते हैं और उसको छुपाने के लिए आपको और बहुत सारी गलतियां करनी पड़ती हैं. तो आप अगर एक मर्डर करेंगे तो उसको छुपाने के लिए शायद आपको और भी मर्डर्स करने पड़े. So that is the basic theme over here. और जैसा हम कहते हैं कि एक झूठ बोलो तो उसको छुपाने के लिए 100 और झूठ बोलने पड़ते हैं, तो इसका बेहतर यही है कि सच बोला जाए. So that is the case कि he also thinks and very wisely that one murder will lead to many more. Lady Macbeth just as ambitious and more ruthless than her husband. अच्छा, इसमें वाइफ का रोल बड़ा नेगेटिव है, and she is more ambitious for power, money, position, and finally goads him into committing the murder, devising a plan for Macbeth to kill the king
as he sleeps and put the blame on Duncan's guards. So again ये plot करते हैं और उसके अंदर उसकी जो wife है she plays a very vital role. Macbeth goes through with the murder of Duncan, but the act marks the beginning of his descent into guilt, paranoia, psychological disturbance and tyranny. He is taken over by a relentless ambition for power and continues to eliminate everyone that he regards as a threat. His worst act are the hired assassination of his friend Banquo and the slaughter of the family of Macduff, a noble who has been openly opposed to him. Macbeth's first fear proves truth. The murder of Duncan teaches the bloody instruction, and Macbeth finds himself getting deeper and deeper into his tyranny and its bloodbath. So again, they do find themselves in a problem, and one murder is leading to another. Macbeth publicly reveals his guilt when the ghost of Banquo appears to him. यहाँ पे भी एक ghost है. हैमलेट में भी आपको बताया कि हैमलेट के फादर का घोस्ट उसको कहता है कि आई हैव बिन मर्डर्ड, और यहाँ पे भी एक घोस्ट है जो कि वाइटल रोल प्ले कर रहा है. एट अ सेलिब्रेशन फीस्ट, Macbeth's bizarre behavior as he confronts the ghost makes it clear to everyone that he has been involved in the murder of Duncan and Banquo. So Macbeth जो है वो खुद ही अपने गिल्ट को रिवील कर देता है with the appearance of the ghost. In desperation, Macbeth turns to the witches for more information about his future, but rather than telling him anything directly, they conjure several apparitions which seem to reassure him. He is told to beware Macduff, but he is also told that no man born of woman will harm him and that he will never be defeated until the trees of great Birnam would come to disunite castles. The witch's last apparition seems to re-emphasize the first prophecy that Banquo's sons will be kings. So witches are coming in and telling him, giving him prophecies. As the forces of good, led by Macduff and Malcolm, Duncan's son and the rightful heir to the throne, gather strength and prepare to attack Macbeth's castle, Macbeth's world begins to fall apart. Lady Macbeth goes insane. जैसा मैंने आपको पहले बताया कि psychological Lady Macbeth को problem हो गई. She keeps on washing her hands because she thinks that they are full of blood. Overwhelmed by guilt for the action that she helped to start, the woman who once told her husband that a little water will clear us of this deed, walks in her sleep, wringing her hands and trying to wash away the blood and guilt. She eventually takes her own life, and Macbeth begins to sense the futility of his evil actions. So Macbeth realize करता है कि मेरे सारे efforts futile थे. Everything is predestined. There is working of God and there is working of fate, which should be marked as something perfect, and human beings कुछ नहीं कर सकते. ये बात इसको बड़ा late realize होती है when he is very deep in trouble. Realizes that he has lost everything, including his soul, in his bloody pursuit of power. So power हासिल करने के लिए उसने जो कुछ भी किया, उसमें उसने अपना soul तक ख़त्म कर दिया, और उसके अंदर कोई guilt नहीं रही, उसके अंदर कोई feelings नहीं रही, and he became very mechanical. So आपका soul अगर आपसे निकाल दिया जाए तो human body कुछ भी नहीं रह जाती. So that is what happened in this play. When the approaching army camouflages itself in tree branches from Birnam Wood to invade the castle, Macbeth finally comes face to face with Macduff. Desperately clinging to his last hope, Macbeth tells Macduff that no man born of woman can kill him. However, Macduff reveals that he was untimely ripped from his mother's womb and proceeds to attack. Macbeth faces his now certain death with his original bravery, but the reign of terror is ended when Macduff brings in Macbeth's severed head at the end of the play.
Malcolm takes his rightful place as king, and peace is restored in Scotland. So this is based on in Scotland, और हेमलेट जो था वो डेनमार्क का बेस था, and this is what how Shakespeare brings in his characters, and they are led to justice at the end. Their flaws, their follies are revealed, and they realize their mistakes, and this is eye opener for the watchers also. आप ड्रामे से बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि ड्रामा भी आपका लाइफ का एक हिस्सा होता है, लाइफ का एक एक्सट्रैक्ट जो है वो आप ड्रामेटाइज कर सकते हैं. सो दिस इज़ हाउ थिंग्स वर गोइंग ऑन. और मैकबेथ भी बहुत इंटरेस्टिंग, बड़ा पावरफुल एक प्ले है. King Lear then. King Lear is a tragic story of an old man's descent into madness as his world crumbles around him. So King Lear end में he goes mad, and like all the tragic heroes, he faces a very desperate end. It is also a tale of Lear's pride and his blindness to the truth about his 3 daughters and others around him. A subplot of the play involves another family, that of the Earl of Gloucester, torn apart by a scheming child, Edmund, who plots against his half-brother Edgar. Both fathers suffer a great deal for their inability to see the truth about their children. So again, इसमें King Lear में एक domestic touch भी है, because father जो है वो अपनी materialistic daughters के हाथों किस तरह he faces his end, and he goes mad at the end. As the play opens, Lear has ruled well and is regarded highly in his kingdom. However, he has reigned for a long time and wants someone to take over his duties as he moves towards his last years. He announces that he will divide his kingdom among his 3 daughters on the basis of how much they can gush about how much they love him. So ये उसने एक टेस्ट रखा कि मेरी बेटियां मुझे बताएं कि मुझसे वो कितना प्यार करती हैं. So very shallow of him कि वो उनके लव को इस तरह से मेजर करेगा और उनको किसी तराजू में तोलेगा. तो that is what the wrong concept of King Lear was. The 2 eldest, Goneril and Regan, know exactly what they are to say in order to win over their father and a big share of his wealth and power. The youngest daughter, Cordelia, is the most sincere and true to her father. She knows what her sisters are doing and decides not to flatter her father with overwhelming compliments, but instead to tell him that she loves His Majesty according to her duty, neither more nor less. Angered by what he sees as ingratitude and Cordelia's refusal to play the game of flattery, वो ज़ाहिर है अपने फादर को फ्लैटर नहीं करना चाह रही थी. Lear gives her none of his wealth and cuts her off entirely. Lear even banishes his faithful friend Kent, who tries to intervene on Cordelia's behalf. The King of France comes to Cordelia's rescue by offering to marry her. So King of France sees the true Cordelia and how truthful she was, and how much she loved her father, that she could not measure his love. And the king was unable to understand this basic, idea. According to the arrangement with his daughters, Lear will divide his time equally between them, living with each daughter and her husband for a month at a time. He also will bring along a retinue of 100 knights. Lear lives firstly with Goneril and her husband, the Duke of Albany. However, Goneril soon tires of burdens and argues with Lear, sending him off to her sister Regan. Regan too wants no part of caring for her father, and she and her husband, the Duke of Cornwall, leave home to stay at the castle of the Earl of Gloucester. So वो first बेटी जो है वो तो उसके साथ बहुत बुरा बिहेव करती है. सेकंड बेटी जो है वो अपना घर ही छोड़ के चली जाती है कि मैं I would not be home, so he will not be able to come. Eventually, Goneril and Albany, Lear and his fool and Kent, now in disguise but determined to help Lear, all arrive at Gloucester's castle with the sisters, and Lear engage in a bitter confrontation. Infuriated by Goneril and Regan's repeated attempts to strip him of his knights and his dignity, Lear realizes that Cordelia was the only daughter who actually loved him,
and he runs out into a violent thunderstorm. Cornwall, Goneril, Regan shut the doors of Gloucester's castle against the frail old man, leaving him to fend for himself against the elements of the storm. So Lear end में एक storm आ जाता है और वो storm में बाहर चला जाता है. It's very pathetic picture has been painted. और आप देखें कि ड्रामेटाइज उस वक्त किस तरह ये किया गया होगा कि thunderstorm, water, rain, all these things were dramatized. Cornwall and Goneril show the true extent of their awful cruelty when in the next act they pluck out Gloucester's eyes and leave him for dead because he has confessed to Edmund, who has then immediately reported to Cornwall his sympathy towards Lear and Cordelia. Cornwall is mortally wounded to this scene, stabbed by a servant who tries to stop his cruel attack on Gloucester. In the midst of the storm, Lear rails against the elements, but he begins to become aware of the suffering of mankind in general as well as his own. He also loses his sanity, but he is lovingly cared for by Kent the Fool and Edgar. Gloucester's exiled son, who, like Cordelia, has been tricked by his unscrupulous sibling and now is posing as a lunatic, poor Tom, as he waits for an opportunity to put things to right. The four take refuge from the storm in a hovel on the heath. Later, the blinded Gloucester is reunited with Lear as well. Hearing that her father is in trouble, Cordelia comes from France with an army to fight against Goneril and Regan and their husbands. With the help of Kent, she is reunited with Lear, though in the battle between England and France, the forces of Albany and Cornwall are victorious, and Lear and Cordelia are taken prisoners. Edmund, who has allied himself with both Goneril and Regan, and has led each to believe he will marry her, secretly orders that Cordelia and Lear be killed in their prison cells. So again, they are reunited, father and daughter, and their love and care for each other is very heart-rendering और बड़ा आपको टच करते हैं ये वाले dialogues जो हैं. Albany reveals his true nobility when he turns against his scheming wife, Goneril, and accuses her of treason along with Regan and Edmund. Edmund refutes the charge, and his guilt is to be determined by duel with an unknown warrior representing Albany and his charge. The agent is Edgar, who has come into possession of a letter from Goneril to Edmund and has given it to Albany in the letter. Goneril outlines their plot to overthrow Albany once the battle with Cordelia is over. The trumpet is sounded and Edgar appears to fight Edmund. His true identity is not revealed until he has won the fight and Edmund lies dying. Edgar then tells Albany his account of the period of exile with Lear and of his own reunion with Gloucester. Edmund appears to be moved by Edgar's story of compassion and suffering, and when Kent arrives on the scene, Edmund suddenly remembers his order for the death of Lear and Cordelia. At almost the same moment, Albany is informed that Goneril has taken her own life and has also poisoned her sister as a result of their bitter rivalry for Edmund's affection. So see, दोनों बड़ी बेटियां जो हैं उन्होंने भी एक दूसरे को नहीं छोड़ा और एक दूसरे के साथ उन्होंने रिवेंज लिया and poison कर दिया एक दूसरे को. So if you make somebody unhappy, at the end you become unhappy yourself. ये बात true है. Tragically, Edmund's recollection is too late. Lear enters carrying Cordelia's body. He is a pitiful picture, a frail old man who has suffered terrible losses, in part because of his own pride and blindness, and in part because of the evil of Cornwall, Edmund, and his two elder daughters. Lear himself dies in the final moment of the play, heartbroken and beaten by the bitter and cruel storm he has endured. So this was the end. Although the main characters of these tragedies possess different traits, they all can be described as tragic Shakespearean heroes. They are basically good and noble men whose tragic flaw leads to their destruction. Andrea Elliott. So here we have gone through these plays. King Lear, Macbeth, Othello,
and Hamlet. So इनके समराइजेशंस थोड़ी थोड़ी मैंने आपको बताई, और इसमें एलिमेंट्स आप ये देखेंगे दे आर ऑल नोबल मैन and they have some kind of a tragic flaw, misjudgment, and then there are ghosts in these plays. There are murders, there are killings, there are tragedies. People are heartbroken, people are unhappy, और कोई शख्स जो एक मर्डर करता है उसका गिल्ट उसे चैन से बैठने नहीं देता. सो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपने यहाँ पे शेयर की, and keep these in mind when we are doing these plays, because one play will not be enough. We should be doing comparisons of plays. So here we come to the end of lecture number 6, and आप ये थोड़ा सा अपनी self study भी कर लीजिएगा, and see how things go around, how things are happening, and take care of yourself. Goodbye, Allah Hafiz, until the next lecture, and see you soon.